नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। कोरोना की वैक्सीन कारगर हो पाएगी या नहीं, और इसके साथ ही कोरोना के कुछ जुड़े पहलुओं के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। बंसल न्यूज़ है, शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और इसके साथ एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सरमन भी। ओवर टू यू शरद जी। धन्यवाद करिश्मा। और बहुत महत्वपूर्ण मसला है जो हम डॉक्टर सरमन सिंह सर के साथ आज फिर डिस्कस करेंगे। और डॉक्टर सरमन सिंह न सिर्फ एक नामचीन देश के चिकित्सा जगत से जुड़ी हुई एक हस्ती हैं, बल्कि मैं उनको भारत से भी अधिक उनको एक ग्लोबल सिनेरियो पर, एक वैश्विक फलक पर एक बड़ी चिकित्सा जगत की हस्ती के तौर पर हम सब देखते हैं उनको। उनके कई महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर पूरी दुनिया के नामचीन मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। और जिस तरह से एम्स भोपाल ने अपनी जिम्मेदारी कोरोना से लड़ने में निभाई है और एक क्रेडिबल चेहरा, एक भरोसेमंद और विश्वसनीय चेहरा बनकर एम्स उभरा है। एम्स की वैसे तो लेगेसी है पूरे देश में, इसीलिए एम्स एक अलग छवि के साथ हमेशा खड़ा होता है। लेकिन डॉक्टर सरमन सिंह और उनकी टीम का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है और उसके लिए हम उनको प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर साहब आपका बंसल न्यूज़ पर। जी सर, जी सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। जी जी। सर, मैं फिर ये शुरुआत ज़रूर करना चाहूँगा कि कोरोना को लेकर अभी भी हम 9 दिन चले 2.5 कोस वाली स्थिति में ही है। अभी भी हमारे पास कोई क्लियर पिक्चर नहीं है कि ये कब ख़त्म होगा, कब तक चलेगा। बल्कि अब तो कॉन्ट्ररी हम ये सुन रहे हैं कि सर्दियों में और ज़्यादा इसके बढ़ने की आशंका हो सकती है। बहरहाल चिंता करने और डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रिकॉशंस के साथ अब तक हम लड़ते आए हैं और बहुत अच्छी भारत की लड़ाई कोरोना के खिलाफ रही है। फिर भी आप एक बार हमें ज़रूर ये बताएं कि अभी हम कहाँ हैं और आगे क्या हमें कुछ दिख रहा है या अभी पूरा धुंधलका कोहरा है आगे भी? जी बिल्कुल, आपने शरद जी बिल्कुल सही कहा कि कई बार हम लोग कंप्लेसेंट हो जाते हैं। हमारे कई बार पीक या डिप्स जिनको कहते हैं हम, कई बार पीक जो डिजीज की पीक नहीं होती एक्चुअली, वो कई बार पीक एंड डिप्स जिसको फिनोमेना होता है, थोड़े से भी अगर कम हो जाते हैं केसेस तो हमें लगता है कि अब हम ठीक है, अच्छा हो गया, कोरोना जी खत्म होने वाला है। ऐसा नहीं है अभी, और अभी हमको बहुत लंबा समय शायद लग सकता है। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, हालांकि कोरोना का सर्दी से पहले माना गया था कि सर्दी के टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाएगा और गर्मी में कम हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने देखा कि मई जून में भी हमारा कोरोना इनफैक्ट पीक पे रहा काफ़ी। जी तो ये कहना कि सर्दियों में ज़्यादा हो जाएगा या अभी कम है, ये एसोसिएशन बड़ा मुश्किल है प्रिडिक्ट करना। लेकिन ये बात वास्तविक है जो आपने बिल्कुल सही कहा कि सर्दी के दिनों में बहुत सारी और भी बीमारियां आदमी को होती हैं, जिसमें कि दूसरे कॉमन वायरसेस जिसको कहते हैं, जो कि ऑलरेडी हैं, राइनो वायरसेस हैं या जो इसी कोरोना फैमिली के दूसरे वायरसेस हैं। तो उनका जब इन्फेक्शन होता है, तो जब सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा तो कॉम्प्लिकेशन और सीवियरिटी डिजीज की डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ जाएगी। रेस्पिरेटरी, अस्थमा और इस तरह के लंग की जो दूसरी बीमारियां हैं, वो भी सर्दी के दिनों में ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए इन्फेक्शन पर से जरूरी नहीं कि ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन जो सीवियरिटी होगी डिजीज की, वो ज़्यादा डेफिनेटली होगी। और इसीलिए हम तो हमेशा कहते हैं और अभी भी कहेंगे कि अगर थोड़ी सी डिप आने लगी है तो लोग में कई बार हमारे सरकार के कुछ स्पोक्स पर्सन भी कह देते हैं कि अभी हम बहुत अच्छे ट्रैक पर जा रहे हैं। ये ठीक है अपनी सांत्वना के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा हमको भरोसा करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि कोरोना खत्म हो गया, खत्म होने वाला है। अभी बहुत टाइम है और हमको कॉम्प्लेसेंसी बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास मास्किंग जिसको कहते हैं, वो हम कंटिन्यू रखें। जी जी, बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण फिर बात कही है। और पिछली बार भी आपने कहा था कि अभी एकमात्र औषधि जो है वो मास्क ही है इससे लड़ने के लिए, और अपने को सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना और साथ ही स्वच्छता का ध्यान देना, ख़ासतौर से हाथ की सफाई की अगर हम बात करें, हाथ धुलते रहना। मैं ये भी जानना चाहूँगा सर आपसे कि हमने बड़ी ये कनेक्शन भी का इशू बातें आ रहा सुनी। है मुझे लगता है। जी जी। मैं सर आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या कुछ ऐसी मेडिसिन्स जो हैं वो हमको अभी मिली हैं इस सफ़र में, जो करीब करीब
7-8 महीने का सफ़र कोरोना में है। क्या कुछ रेमडेसिविर के बारे में तो हमने सुना ही है, बीच में हमने सुना कि गठिया के लिए आर्थराइटिस की एक मेडिसिन जो है वो भी काफ़ी कारगर साबित हुई है। कुल मिलाकर हमारे पास फहरिस्त में 7-8 ऐसे स्टेरॉइड्स मेडिसिन जुड़े हैं जो कोरोना में अलग अलग तरह के इम्पैक्ट के साथ सामने आते हैं। क्या ये कुछ उम्मीदें जगाते हैं कि कम से कम अब कोरोना उतना रहस्यमयी नहीं रह गया है ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो? जी जी सर जी, बहुत इम्पोर्टेंट आपने प्रश्न किया और इसमें मुझे लगता है कि ये बहुत इशू इम्पोर्टेंट है आम जन के जानने के लिए। इसमें कुछ डेफिनेटली जो हम कह सकते हैं, तीन फेज में अगर डिवाइड करूं, पिछले 6-7 महीने की आपने बात की, तो पहली फेज में क्या था, जब मार्च अप्रैल में जब हुआ तो हमारे पास एक तो डॉक्टर हेल्थ केयर वर्कर्स भी बहुत स्केर्ड थे, डर था सब में। दूसरी चीज, हमारे पास पीपी नहीं थे, वेंटिलेटर्स भी नहीं थे और कोई दवाई जो टेस्टेड नहीं थी। तो उस समय जो शुरू के महीनों में बहुत ज्यादा एक पैनिक सिचुएशन जिसको कहते हैं वो थी। और उसके जो मैंने कारण बताए कि डॉक्टर्स को भी, नर्सेज को मोटिवेट करना बहुत बड़ा, जैसे जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको बहुत टफ टाइम निकला हम लोगों का कि मोटिवेट कैसे करें इनको, बिकॉज स्केयरनेस इतनी ज्यादा थी, सबको नेचुरली अपनी जिंदगी प्यारी है। तो वो एक दौर था जो बहुत ज्यादा स्केयर था। दूसरी चीज उसमें क्या थी कि यूजुअली मरीजों के पास ऑक्सीमीटर वगैरह नहीं थे, तो जिसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया, तो ऑक्सीजन का लेवल 70-80% तक लोगों को हमने देखा कि वो घर में हैं और वो ठीक ठाक है, उनको लग रहा है कि हम ठीक हैं, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल उनका काफी कम है। तो वो लेट हॉस्पिटल में आते थे, बाय दैट टाइम 70% या इवन जो उससे भी कम ऑक्सीजन होती थी उनकी। तो वो सैचुरेशन इतना कम होता था उस समय पर, हमको बचाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। तो शुरू में अगर आप ट्रेंड देखेंगे, शुरू में लोगों की डेथ बहुत ज्यादा हुई और डेथ भी हुई 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, ऐसे शुरू के दिनों में हो जाती थी, बिकॉज उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। फिर उसके बाद जब जैसे जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और हर स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत आगे बढ़कर काम किया, तो उसमें वेंटिलेटर्स की सुविधा हुई, पीपी हमारे इंडिजिनस बहुत सारे बनने लग गए, टेस्टिंग बहुत अच्छी होने लग गई, डॉक्टर्स में, नर्सेज में भी कॉन्फिडेंस आने लग गया। उसके ऊपर से हमारे जो बहुत सारी जो हमको पैथोलॉजी हमको पता चल गई वायरस की, कि यूजुअली इसमें जो कोगुलेशन होता है, थ्रोम्बस बनता है आर्टरीज में और वेन्स में और कैपिलरीज में, तो उसकी वजह से मैक्सिमम जो ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसको डिजोल्व करने के हमारे पास हेपेरिन आ गई, एस्पिरिन आ गई। उसके बाद जैसा आपने कहा रेमडेसिविर आ गई, फेविपिर आ गई। फिर स्टीरॉइड्स की स्टडी, जो बहुत बड़ी स्टडी यूरोप में हुई, उसके बाद हमको स्टीरॉइड्स मिल गए। और उसके बाद कॉल्चिसिन वगैरह, जैसे आपने कहा जो गठिया की दवाई, गाउट की दवाई होती है, उसके भी ट्रायल चल रहे हैं। फिर SCQ का हुआ, फिर प्लाज्मा थेरेपी, बहुत सारी मीन्स कह सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। और सबसे बड़ी चीज थी कि जो कॉन्फिडेंस हेल्थ केयर वर्कर्स में आया। लेकिन तीसरी फेज जो अब चल रही है, या जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो दोबारा हो सकता है, अनफॉर्चुनेट हो सकती है। और वो तीसरी फेज ये है कि जिसमें अभी हम देख रहे हैं कि ये सब कुछ ठीक चल रहा है, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, हम लोगों ने, भारत सरकार ने भी उनको सब थाली वाली बजा के, सब फूल गिरा के उनको सब कुछ ऑनर कर दिया। लेकिन अभी क्या हो रहा है फिर दोबारा से, क्योंकि डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने और सब ने बहुत बड़ा अच्छा काम किया, डेडिकेशन दिखाया। लेकिन कुछ देख रहे हो, कुछ स्टेट्स में अब उनको ऐसा लग रहा है कि भूलने लगे हैं, उनकी सैलरी तक कुछ स्टेट्स में नहीं मिल रही है, उनको कोई रिवार्ड अवार्ड नहीं मिल रहे हैं। तो ये तीसरी फेज जो है, मुझे लगता है कि ये खतरनाक हो सकती है। और मैं आपके माध्यम के थ्रू जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स या जो हम सब लोग एक जो एडमिनिस्ट्रेशन में या टॉप पोजीशंस पर बैठे हैं, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूंगा कि इसको डॉक्टर्स ने, हेल्थ केयर वर्कर ने जो काम किया पिछले 4-5 महीने, उनको भूलना नहीं है। और उनकी टाइम पर सैलरी आना जरूरी है, और उनको जो भी वो डिजर्व करते हैं उनका वो मिलना चाहिए। बिकॉज इवन हम और किसी स्टेट की बात क्या करें कि इवन हमारे जो कैपिटल है दिल्ली का, उसमें भी कुछ डॉक्टर्स को नहीं मिल रही है। डॉक्टर्स इतने, मोर देन 300 डॉक्टर्स की डेथ हो गई, 1 लाख से ज्यादा हमारे जो जनरल पब्लिक की डेथ हो गई। हम कह सकते हैं कि हमारे, देखिए, आप किसी भी डाटा को 2 तरह से एनालाइज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि दूसरे देशों से एक हमारे कम मरे, 1 लाख मरे, लेकिन आप ये मत भूलिए, जो भी कहते हैं, मैं थोड़ा सा कभी कभी क्रिटिकल भी हो जाता हूं कि 1 लाख भी मरे तो 1 लाख भी क्यों, 1 लाख कोई कम नंबर नहीं होता।
इफ यू आप कंपेयर करेंगे ब्राजील से, अमेरिका से, तो क्यों डेथ का क्यों कंपैरिजन होना चाहिए? अच्छी चीज का कंपैरिजन होना चाहिए, बुरी चीज का मुझे नहीं लगता कि कंपैरिजन होना चाहिए। कभी कभी हम लोग भाव आवेश में आकर करके ऐसी चीजों का भी कंपैरिजन कर देते हैं, तुलना कर देते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि उनकी करनी चाहिए। 1 लाख लोग भी क्यों मरे? 1 लाख भी नहीं मरने चाहिए। ये कैलकुलेशन का सवाल नहीं है कि किसी के 5 लाख मरे या 6 लाख मरे और हमारे 1 लाख मरे और इसमें हम खुश हो जाएं। नो, आई डोंट थिंक कि हमको खुश होना चाहिए। बिल्कुल सर, और मैं स्तब्ध हूँ आपकी ये बात सुनकर कि वो चिकित्सक और वो पैरामेडिकल स्टाफ जो दिन रात एक करके और इस ऐसी बीमारी से, जिस बीमारी में आइसोलेशन है, जिसमें पेशेंट को अलग रखने की हिदायत है और उसके घर वाले तक उसके साथ नहीं रहते, उन डॉक्टर्स और उन पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए वेतन समय पर नहीं है। मतलब हम किस किस तरह के समाज में हैं? आपकी मर्यादा है, लेकिन मैं शायद बोल सकता हूं कि ये किस किस्म का पाखंड है, ये किस किस्म की हिपोक्रेसी है कि एक तरफ आप कोरोना वॉरियर्स कह के आप डॉक्टर्स का सम्मान कर रहे हैं, और सम्मान का तरीका हमारा ये है। क्या फंड्स की स्कैरसिटी हो गई है? और अगर हो भी गई है तो क्या ये चिकित्सकों के लिए है, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए है? एक तरफ हम सब बढ़कर उनका सम्मान करने के लिए तत्पर हैं कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे लिए डटे हैं। सर, मैं इससे वाकई क्षुब्ध हूँ, और मैं भी इस माध्यम से, जो मीडिया है जिससे हम जुड़े हैं, मैं अपील करूँगा कि निश्चित तौर पर ये बहुत दुखद है कि भारत, जिसने कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत ताकत से लड़ी है और उनके चिकित्सकों का इसमें अमूल्य योगदान है, उनके साथ ये व्यवहार कतई नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 1 लाख भी क्यों, हम 135 करोड़ की जनसंख्या वाले देश हैं, इसलिए 1 लाख एक छोटा फिगर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 लाख लोग भी क्यों मरे, ये तमाम बड़े सवाल हैं। बिल्कुल सर, ये होना चाहिए। मैं वाकई इससे बड़ा विचलित हुआ ये सुनकर कि ये स्थिति है, और वो भी एम्स जैसे संस्थान भी इसका सामना कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, देश की राजधानी में कर रहे हैं। सर, मैं फिर थोड़े प्रिकॉशंस की बात कर लेता हूं आपके साथ। जी, आप अपनी बात कह लीजिए। करेक्शन करना चाहूंगा, एक छोटा करेक्शन, बिकॉज दिल्ली एम्स में नहीं, दिल्ली के जो एमसीडी के हॉस्पिटल्स हैं उनमें है। के हॉस्पिटल्स हैं, जी जी, बिल्कुल ठीक बात है सर। लेकिन हॉस्पिटल कोई भी हो, सरकारी हॉस्पिटल हो या इवन मैं कहता हूं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हों, कहीं ये स्थिति नहीं बननी चाहिए। और ये तो वो समय है कि जैसे हम अपने फौजियों के लिए, अपनी सेना के लिए गौरव से भरते हैं और उनके लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार होते हैं, वैसे ही ये काम सैनिकों की वीरता के समकक्ष है। बिल्कुल सर, प्रिकॉशंस में मास्क तो हम लगा कर रखें ही, और उसके साथ ही हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। और क्या कुछ फाइंडिंग्स आपको, क्योंकि कई बार फिर रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि हवा में भी कोरोना है, 6 फीट की दूरी, 7 फीट की दूरी से कोरोना हवा से भी आप तक पहुंच सकता है। अभी इसको लेकर क्या कोई फाइंडिंग्स हैं कि कोरोना, और भारत में कोरोना का जो स्वरूप है उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या ये उतना फैटल, उतना घातक नहीं है जितना ये अमेरिका में या यूके में रहा? देखिए, इसमें कई सारी थ्योरीज हैं और अभी कंक्लूसिव कोई नहीं, बिकॉज बहुत सारे ग्रुप्स रिसर्च कर रहे हैं, हम लोगों के यहाँ से भी रिसर्च हुई, तो म्यूटेशंस तो हो रहे हैं, और म्यूटेशंस हो रहे हैं, उसमें जो कोरोना का जो रूप बदल रहा है वो हमने भी रिपोर्ट की, या बाकी दुनिया के हर रीजन से ये रिपोर्ट आ रही है कि कोरोना के बहुत सारे स्वरूप हो गए हैं। अब उनका देखने वाली बात है कि क्या वो, उसके दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो म्यूटेशन पॉजिटिव हो रहा है, मीन्स अच्छे के लिए हो रहा है, या फिर नेगेटिव हो रहा है, मीन्स जो नुकसान के लिए हो रहा है। यूजुअली जब भी म्यूटेशन होता है किसी भी वायरस में या किसी भी बैक्टीरिया में, तो वो अपने सर्वाइवल फिटेस्ट, जिसको कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो अपने फायदे के लिए करता है। हमें नहीं लगता कि किसी भी कारण से वो हमारे फायदे के लिए क्यों करेगा म्यूटेशन। तो वो म्यूटेशन अगर कर रहा है तो वो एंटीबॉडी से, हमारी जो इम्यूनिटी है उससे बचने के लिए एस्केप मैकेनिज्म होती है म्यूटेशन जो होता है यूजुअली। तो वो जो रूप चेंज कर रहा है वो डेफिनेटली अपने फायदे के लिए कर रहा है। तो उसमें हम ये मान सकते हैं कि शायद ये ब्रुलेंस या जल्दी स्प्रेड होने के लिए 2-3 चीजें होती हैं जो वायरस चाहते हैं म्यूटेशन करके। एक तो वो जल्दी दुनिया में स्प्रेड हो जाए, और दूसरी चीज कि वो ब्रुलेंट ज्यादा हो जाए। तो दोनों चीजों में ये कुछ स्टडीज देखी गई हैं कि कुछ म्यूटेंट जो है, मीन्स जिनका रूपांतरण जिनका हो गया उनको म्यूटेंट कहते हैं। तो कुछ म्यूटेंट ऐसे देखे गए हैं वो स्प्रेड बहुत जल्दी हो रहे हैं, लेकिन फैटेलिटी मीन्स कम है, उनकी विरुलेंस कम है।
कुछ म्यूटेंट्स ऐसे देखे गए हैं जो स्प्रेड धीमे हो रहे हैं लेकिन उनकी विरुलेंस ज्यादा है। जैसे कि अमेरिका में देखा गया कि दोनों का मिक्स है। कुछ म्यूटेंट्स जो ऐसे हैं जो विरुलेंट भी बहुत हैं और कुछ म्यूटेंट ऐसे हैं जो कि वो स्प्रेड भी बहुत फास्ट ट्रांसमिशन जिनका हो रहा है। लेकिन अगर देखें एशियन कंट्रीज में देखा गया है कि वो स्प्रेड जल्दी हो रहे हैं और लेकिन फैटेलिटी जिसको विरुलेंस कहते हैं वो कंपैरेटिवली कम है। उसके बहुत सारे रीजंस बताए जा रहे हैं। एक तो म्यूटेशन, जैसे मैंने कहा, लोगों ने कहा कि जो तो हम लोग दूसरी बीमारियों से भी हमारी इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है, जिसको कहते हैं स्वाभाविक या नेचुरल इम्यूनिटी होती है, जो पैदाइशी होती है हम लोगों में, क्योंकि हम लोग एक्सपोज शुरू से ही पानी गंदा पीते हैं, खाना भी गंदा खाते हैं, तो ये इसके अपने अपने फायदे नुकसान होते हैं। गंदे का मतलब मेरा ये नहीं है कि मीन्स इन्फेक्टेड, कंटामिनेटेड या जो हमारा एनवायरनमेंट उस तरह का है, उससे मतलब है मेरा। पानी हमारा अक्सर अभी कुछ सालों से इंडिया में थोड़ा सा, जब से मिनरल वाटर आ गया तब से हम सब लोग थोड़ा सा जो एलाइट क्लास है वो मिनरल वाटर पीने लग गए या फिल्टर लग गए। आज से 20 वर्ष पहले के जितने भी ओल्ड एज के लोग हैं सबने कुएं का पानी या जो नलके का पानी पिया है, तो उनमें जो वाटर जाता है वो यूजुअली बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस उनमें होते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा हमारी इम्यूनिटी बेटर है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमारी एक तो इम्यूनिटी बेटर है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमारा जेनेटिक मेकअप थोड़ा डिफरेंट है, ये भी एक रीजन हो सकता है। कुछ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो हमारे हैं वो भी हमने देखा कि कुछ लैटिट्यूड्स पे फैटेलिटी बहुत कम है, स्प्रेड भी बहुत, जैसे लाओस वगैरह में केवल 22 या 23 केस हुए हैं, तो अभी तक हुए ही नहीं वहां पर। थाईलैंड में भी बहुत कम केस हुए, हार्डली 2 फिगर में डेथ हुई है, 20 या 22 लोगों को डेथ हुई है। लाओस में कोई डेथ ही नहीं हुई, वियतनाम में भी बहुत कम हुई। तो कुछ लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड की भी रीजन हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या कारण है जहां पर फैटेलिटी कम है या ज्यादा है। बट डेफिनेटली ये जरूर है कि जहां जहां थोड़ी सी सावधानी जिन लोगों ने रखी है उनको और जल्दी ट्रीटमेंट जिनको मिल गया उन कंट्रीज में अच्छा रिजल्ट आया है। अभी आपको पता ही होगा, जैसे ट्रंप साहब खुद नहीं ध्यान रखते थे तो वो खुद इन्फेक्ट हो गए, उनकी वाइफ भी इन्फेक्ट हो गई। तो ये सब चीजों का हमको, कोई भी चीज हो, हम ये सब चीज ठीक है, वो अगर विरुलेंट कम हो रहा है म्यूटेशन से या स्प्रेड कम हो रहा है वो चीज अलग है, लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। जो भी श्रोता आपके सुन रहे हैं, हम सबको कहना चाहेंगे, आप ये सब चीजें, साइंटिस्ट का काम है वो अपना स्टडी करते रहें, और वो जो डॉक्टर्स का काम है नई दवाइयाँ या नई वैक्सीन ढूंढते रहें, जो कि अभी जनवरी से पहले कोई उम्मीद नहीं है उसमें अभी वो किसको दी जाएगी। पहले नेचुरली हेल्थ केयर वर्कर्स को, पुलिस वालों को, स्कूल टीचर्स को उस तरह से दी जाएगी। आपका नंबर जब आएगा जनरल पब्लिक का, वो 2021 की एंड तक आ पाएगा आपका नंबर। तो तब तक आप सब लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपको मास्क पहनना है जहां भी बाहर जाएं। अभी देखिए गवर्नमेंट ने सब कुछ खोल दिया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी सबकी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपको अपना ख्याल खुद ही रखना है। गवर्नमेंट आपके लिए अब कुछ नहीं करने वाली। बहुत बहुत महत्वपूर्ण 2 बातें आपकी, मैं फिर दोहराऊंगा आपकी ये 2 महत्वपूर्ण बातें कि वैक्सीन हमें यानी आम आदमी तक दुनिया में 2021 के अंत तक पहुंचेगी। यानी अभी तो हम 2021 की 2-3 महीने के बाद शुरुआत देखेंगे और हमें इंतज़ार करना होगा नवंबर दिसंबर यानी ठीक 1 साल बाद तक ये आम व्यक्ति तक पहुंचेगी। और अब धीरे धीरे जो सरकारी संरक्षण अब तक मिलता रहा है, जिसको आप लॉकडाउन भी कह सकते हैं, जिसको आप काम बंद करना भी कह सकते हैं, और उन तमाम की चीज़ों के बीच में सरकार ने जो प्रोटेक्शन दिया है वो अब आपको उस तरह से नहीं मिलेगा जैसा पहले मिला है। तो बहुत ध्यान रखिए, यानी ये समय अपनी सुरक्षा खुद करने का है। सर, कंक्लूड कर रहा हूँ, संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा। मैं फिर कहूँगा कि आपके नेतृत्व में आपकी टीम के लीडरशिप, आपकी लीडरशिप और आपकी टीम के कंट्रीब्यूशन से एम्स ने एक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी है और एक बहुत भरोसेमंद चेहरे के साथ वो सामने आया। मैं जानना चाहूँगा किस तरह का ये सफ़र एम्स का रहा है और क्या आगे की आपकी तैयारियां हैं। क्या अगर मैं बिल्कुल ये तो इच्छा नहीं रखता और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि अब इसका भयानक रूप हम ना देखें, नियंत्रित रूप में ये हम इससे लड़ाई जारी रखें, लेकिन अगर ये सर्दियों में बढ़ता है तो आयुर्विज्ञान संस्थान अपना एक्सपेंशन किस तरह करने के लिए प्लान कर रहा है, क्या योजनाएं आपकी हैं और अब तक की आपकी लड़ाई कैसी रही है? जी बिल्कुल सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट
है। हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और भारत सरकार ने और स्टेट की सरकार ने भी हमको बहुत सपोर्ट किया। हमारे पास अब आज की डेट में जो हम 30 वेंटिलेटर थे जब मार्च-अप्रैल में, और आज की डेट में हमारे पास 150 से ज़्यादा वेंटिलेटर हैं। और बाकी जितनी भी सुविधाएँ जो भी हमारे पास पीपीई या जो भी जिस तरह की सुविधाएँ चाहिए वो सब अवेलेबल हैं। मेडिसिन भी हमारे पास अवेलेबल है। सारी हमारी टीम डॉक्टर्स हों या नर्सेज हों या पैरामेडिक्स हों, सभी ट्रेंड हैं। टेस्ट भी हम लगभग रोज़ाना हम 1000 से ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस तरह से हम फुल्ली इक्विप्ड हैं और मुझे लगता है कि हम पूरी तरह से सक्षम हैं कि अगर कुछ इस तरह से आता भी है, तो हमारे पास 300 बेड हमने कोरोना के लिए कर दिए हैं। उसका हम पूरी तरह से डेफ़िनिटली हम इक्विप्ड हैं। लेकिन उसके साथ ही मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि डेफ़िनिटली इससे कुछ जो हमारे दूसरे मरीज़ हैं, कैंसर के हों, टीबी के हों या कार्डियक पेशेंट्स हों या दूसरी बीमारियों से जो ग्रसित हैं, उनको कहीं न कहीं तकलीफ़ हो रही है। तो हमारा इस समय ध्यान ये भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको किस तरह से कोरोना भी उनको ना हो हॉस्पिटल विज़िट के टाइम पर। हमारा कंप्रोमाइज़ भी हेल्थ केयर जो हम कोरोना में डिवोट कर रहे हैं, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, वो भी किस तरह से मैनेज कर पाएँ। तो हम बैलेंसिंग की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से कोविड मरीज़ भी और नॉन कोविड मरीज़ भी किस तरह से हम देख पाएँ। और हमें उम्मीद है कि हम देख पाएँगे और एम्स आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर है और हम इसी तरह से काम करते रहेंगे। धन्यवाद। सर, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं मैं आपका, और जिस तरह से आप बेहद चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी इसी संयम, आत्मविश्वास और मुस्कुराहट के साथ आप खड़े रहे हैं। आगे आप और आपकी टीम इसी भरोसे के साथ खड़ी रहे, क्योंकि इस पूरे रीजन में एम्स एक चेहरा है, विश्वास का, भरोसे का, नई मेडिसिन टेक्निक्स का। और आपने ये कह के फिर हमारा हौसला बढ़ाया है कि आयुर्विज्ञान संस्थान पूरी तरह से वेल इक्विप्ड है। और बहुत अच्छी बात आपने हमें ये भी बताई कि जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं, कार्डियक पेशेंट, कैंसर पेशेंट्स या दूसरे पेशेंट्स, उनके साथ एक संतुलन बनाने की भी कोशिश है, जिससे उन्हें जो अब तक कुछ कठिनाइयाँ हुई हैं वो कठिनाइयाँ ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये थे एम्स के डायरेक्टर सरमन सिंह सर, जो हमेशा की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशंस के साथ हैं। धुंधल का अभी कायम है, हम ये नहीं कह सकते आगे तस्वीर किस तरह से नज़र आ रही है, ये कब ख़त्म होगा, कोई हमारे पास जवाब नहीं है। लेकिन भरोसा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है। और ये जो लॉकडाउन के बाद का पीरियड रहा है, हमारे पैरामेडिकल मेडिकल स्टाफ ने, चिकित्सकों ने, डॉक्टर सरमन सिंह ने, उनकी टीम ने और ऐसे सैकड़ों, हज़ारों, लाखों चिकित्सकों और पैरामेडिक्स ने अद्भुत काम किया है। लेकिन फिर हम निवेदन करेंगे कि सरकारें उनका ख्याल रखें, इंसेंटिव्स की बात हो उनके लिए, समाज की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हैं तो आप और हम महफूज हैं। बहुत शुक्रिया। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।